नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पार्थवी अचीवर्स में। मैं हूं अनिल सिंह और आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। जैसा कि आपने देखा होगा, फ्रेजेस क्लॉजेस भी अब एसएससी में शामिल हो गया है और इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना कि फ्रेजेस क्या है, कंफ्यूजन बच्चों में देखा है हमने कि प्रॉब्लम होती है ये समझने में कि फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेजेस क्लॉजेस कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इन सारे टॉपिक्स को और कॉन्सेप्ट के साथ साथ में कवर करेंगे पीवाई क्यूज को। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो है ये बड़ा सेशन होने वाला है। कंटेंट थोड़ा सा ब्रॉड है ना, तो इसलिए डोंट वेस्ट टाइम। तो दोस्तों, फ्रेजेस पढ़ने से पहले, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंसेस क्या होता है, उससे पहले ना थोड़ा सा हम लोग चलते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं कि फ्रेज और क्लॉज से पहले देखेंगे साउंड और फोनीम्स क्या होते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन होते हैं ना बच्चे, ह्यूमन या फिर जो जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, वो आवाज करते हैं, है ना। तो ह्यूमन पे जो रिसर्चर्स हैं, जो हमारे ग्रामेटिशियन हैं, उन्होंने ये रिसर्च किया कि जब हम बोलते हैं, जब हमारे साउंड है, जो हमारी आवाज है, ये इसमें कितने अप्रोक्सीमेटली 44 टाइप ऑफ साउंड हम जनरेट करते हैं। ठीक है, थ्रू आवर थ्रोट। तो यहां पर ना बच्चे, ये जो हमारा ये देखो, यहां पर देखिए, ये एक कॉर्ड होती है, वोकल कॉर्ड। इसके थ्रू हम जब वॉइस निकालते हैं ना, तो जो आवाज बाहर निकलती है पूरी कितनी 44 टाइप्स की आवाज निकलती है। तो 44,000 अप्रोक्सीमेटली लिखा है, अप्रोक्सीमेटली 44 टाइप डिस्टिंक्ट साउंड्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय द 26 लेटर्स। तो 44 टाइप के साउंड तो निकलते हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 26 लेटर यूज करते हैं, यानी कि एक लेटर एक से ज्यादा साउंड्स लेता है ऑब्वियसली। These sounds are broadly categorized into vowels and consonants. इनको कैटेगराइज किया गया है किसमें, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है ना। तो ये जो वोकल कॉर्ड है ना, यहां पर हम लोग बात करते हैं, इस वोकल कॉर्ड से एक वाइब्रेशन होता है। देखो, एक पाइप ले लेते हैं और पाइप में आप फूंक मारो तो जनरली क्या होगा, आवाज आर पार निकल जाएगी, कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। लेकिन आपने देखो, बांसुरी में एक चिप यहां पर लगी होती है, जब उसमें आप फूंक मारते हैं ना, तो वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। बचपन में आपने एक तो जूता पहना होगा ना, चलते टाइम पे वो चू चू का आवाज करता है। तो उसमें जब निकालते थे हम लोग बचपन में, आपने भी किया होगा, तो उसको निकालते हैं और उसके बाद निकालते तो एक पतला सा प्लास्टिक का चिप लगा होता है, उसको निकालने से आवाज बंद हो जाती है ना। तो वैसा ही काम यहां पर ये वोकल कॉर्ड करता है। वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन जनरेट करता है और दोस्तों, यहां से जो आवाज निकलती है ना, वो वोवल साउंड से होते हैं। जैसे कि देखिए, आ हमने बोला, यहां से जनरेट हुआ, तो आ, ई, ओ, ऐसे साउंड्स जो यहां से निकलते हैं वोवल साउंड्स होते हैं। और यहां पर जो माउथ से, टीथ से, टंग से जो हम लोग चेंज करते हैं आवाज, वो आवाज क्या हो जाती है, वो हो जाती है कॉन्सोनेंट्स। ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है क्या, फोनीम्स नहीं पढ़ना, हम लोगों को पढ़ना है क्या, हम लोगों को पढ़ना है फ्रेजेस क्लॉजेस। ओके, तो थोड़ी सी जानकारी हमने आपको यहां पर दे दी। अब हम साउंड्स के बाद में बढ़ चुके हैं आगे, वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देयर आर अबाउट 20 वोवल साउंड्स व्हिच इंक्लूड्स शॉर्ट वोवल्स, लॉन्ग वोवल्स एंड अदर वोवल्स। ठीक है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू 5 वोवल्स हैं और उसमें जनरेट होते हैं 20 वोवल्स साउंड।
साउंड कितने निकलते हैं? 20 वोवल साउंड्स। जो शॉर्ट वोवल्स हैं वो क्या है बच्चों? ए, ई, आई, ओ और यू। जो लॉन्ग वोवल्स हैं देखिए ए, आई, रेन, बी, डबल ई, जिसको हम सर्कल कर रहे हैं ना, ये लॉन्ग वोवल्स हैं। ये कैसे बन रहे हैं? ये मिल करके बन रहे हैं मोर देन टू शॉर्ट वोवल्स मिलके एक लॉन्ग वोवल्स बना रहे हैं। बोट, ओके, ब्लू, एटसेट्रा। अदर वोवल्स यहां पर बात करिए, डबल ओ, ओ आई, ओ डब्ल्यू, ओ यू, एटसेट्रा। ओके, तो शॉर्ट वोवल्स, लॉन्ग वोवल्स और अदर वोवल्स। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट साउंड्स। व्हाट आर कॉन्सोनेंट साउंड्स? देयर आर अबाउट 24 consonant sounds. These sounds can be classified by their place of articulation. Lips, teeth, किससे? लिप से जनरेट कर रहे हैं, लिप से उसको हम चेंज कर रहे हैं ना, यहां पर जो वाइब्रेशन वाला जो साउंड निकल रहा है उसको लिप्स, टीथ से और पैलेट से। एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है ना, जैसे कि स्टॉप, फ्रिकेटिव, नसल, ओके, इनसे हम लोग थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं। अच्छा, अब एक बात करते हैं किसकी? डिग्राफ्स और ब्लेंड्स। ये क्या होते हैं इसको भी देख लीजिए। व्हाट आर डिग्राफ्स? टू कॉन्सोनेंट्स टुगेदर कैन फॉर्म अ सिंगल साउंड। खूब ध्यान से समझना, जैसे कि थिंग है, चेयर है, शेल है। देखो बच्चे, एस एच क्या बन गया? श, ठीक है। तो टू कॉन्सोनेंट्स मेक अ सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड। यही कहलाता है, क्या कहलाता है? डिग्राफ्स। और ब्लेंड्स क्या होते हैं? ईच लेटर साउंड इज स्टिल प्रेजेंट। ब्लू, प्लेन, क्ले, ट्रेन, क्लाउड। अब ब्लेंड्स क्या होते हैं? देखो, एस एच एक कॉन्सोनेंट ये है और दूसरा कॉन्सोनेंट ये है, दोनों का जो साउंड आया क्या आया? श, ठीक है। तो दो कॉन्सोनेंट मिला करके एक कॉन्सोनेंट साउंड बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्राफ्स। और ब्लेंड्स क्या होता है? थोड़ा सा चेंज है इससे, जैसे कि हमने बोला भाई प्लेन, क्या बोल दिया? प्लेन। तो इसमें पी और एल जो है दो कॉन्सोनेंट्स हैं, दोनों का साउंड डिफरेंट है। प्लेन, पी और एल दोनों का, प्लेन, प और ला दोनों का साउंड आ रहा है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ब्लेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने देखा कि 44 टाइप्स ऑफ साउंड्स होते हैं। 44 टाइप्स ऑफ साउंड्स होते हैं। इन 44 टाइप्स ऑफ साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर्स बनाते हैं। लेटर्स कौन से होते हैं? ए से लेकर के जेड तक। और ए टू जो जेड है, ए टू जेड का जो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ओके, इन ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं क्लास में हम, और बच्चे उसको रॉन्ग बताते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स हैं? ओके, कितने हैं? तो सभी बता देते 26। बिल्कुल गलत। किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में, चाहे भैया इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, एक ही अल्फाबेट होती है। ओनली वन वर्णमाला, ओनली वन अल्फाबेट। ओके, तो इंग्लिश में भी एक ही है। ए से जेड तक का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जो सीरियल से ए से जेड तक आता है, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? उसको हम अल्फाबेट बोलते हैं। वो हर लैंग्वेज में एक ही होता है। तो ए टू जेड लेटर्स का, 26 लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है अल्फाबेट। ठीक है, और 44 टाइप ऑफ साउंड हो गया हमारा, लेटर्स हो गया। लेटर्स जो है वो मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स बनाने के बाद में ना बच्चे क्या करते हैं? ये बनाते हैं फ्रेजेस, कई सारे वर्ड्स बना के फ्रेजेस। उसके बाद में फिर ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं क्लॉजेस। इसी को हम लोग आगे क्रम वाइज क्रम पढ़ेंगे। तो अब बात आ गई है किसकी? फ्रेजेस की।
फ्रेजेस क्या होता है मेरे बच्चे, ठीक है, इसको देखेंगे। पहला चीज तो ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है, ठीक है। किसका समूह होता है? शब्दों का। शब्द क्या होता है? वर्ड क्या होता है? मैंने थोड़ा सा यह बता दिया, ये लेटर से मिलकर के बनता है। जैसे बी हमने बोल दिया और एक ओ एल ले लिया और एक्स ले लिया, बन गया क्या? बॉक्स। ये दिस इज अ वर्ड, ये वर्ड है ना। और ये याद रखना कि हम बी लिखें, एक्स लिखें, ओ लिखें, ये वर्ड होगा नहीं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, ग्रुप ऑफ लेटर तो है, लेकिन वर्ड नहीं है, उसका मीनिंग होना चाहिए। चलिए बात करते हैं किसकी? फ्रेजेस की। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये शब्दों का समूह होना चाहिए। ओके। दूसरा, डजंट हैव अ कंप्लीट सेंस। दोस्तों सेंस तो होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता, अभी बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। डजंट हैव अ फाइनाइट वर्ब, तो पहली चीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। डजंट हैव अ कंप्लीट सेंस, इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता। डजंट हैव अ फाइनाइट वर्ब, डजंट हैव अ फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब नहीं होती। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ में आता है, जैसे आई प्ले, ओके, ही रीड्स, आई एम गोइंग, ही इज रीडिंग। तो सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब आती है ना, वही फाइनाइट वर्ब होती है। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब है। सब्जेक्ट चेंज होती है, सब्जेक्ट के नंबर का अकॉर्डिंग चेंज हो जाए जो वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब। ओके। तो ऐसी फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता, और इसमें फाइनाइट वर्ब जो है वो नहीं होता है। अ फ्रेज हैज नो सब्जेक्ट एंड नो प्रेडिकेट, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, याद रखना। जैसे कि अब आगे एग्जांपल देखिए, इट वॉज अ सीन ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इट वॉज अ सीन, इट वॉज अ सीन ऑफ ग्रेट ब्यूटी, हाईलाइट किया है हमने रेड कलर से। देखो ये फ्रेज है मेरे बच्चा, ये फ्रेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इट वॉज, ये देखो सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गया, ये फाइनाइट वर्ब है। ये सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट वर्ब आ गया ना, ये फाइनाइट वर्ब आ गया, तो फिर ये क्या है? ये फ्रेज नहीं है, ये सेंटेंस है। वैसे तो सेंटेंस यहां से यहां तक है। एक सेंटेंस में फ्रेज एक सेंटेंस का भाग होता है, एक सेंटेंस का भाग होता है, पूरा सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी होता है, एक फाइनाइट वर्ब का आना जरूरी होता है। तो यहां पे ऑफ ग्रेट ब्यूटी ये क्या है? ये एक फ्रेज है मेरे भाई, दिस इज अ फ्रेज। दूसरा, आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, मैंने तीर मारा, कहां? हवा में, मैंने हवा में तीर मारा, ठीक है, मैंने मारा, ये सब्जेक्ट है, मैंने मारा क्या है? वर्ब, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब हो गया मेरे बच्चे। फाइनाइट वर्ब जहां पे हो वो होता है वो सब्जेक्ट, जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सेंटेंस। और यहां पर देखिए हाईलाइट हमने किया है इनटू द एयर, ये है फ्रेज, और यहां से यहां तक पूरा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सेंटेंस, एग्जैक्टली। ही इज वेटिंग फॉर मी इन द मार्केट, वे मेरा इंतजार कर रहे थे, कर रहे हैं कहां? इन द मार्केट, बाजार में, बाजार में वो मेरा इंतजार कर रहा है। अब देखो ही इज वेटिंग फॉर मी, यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा? ये सब्जेक्ट है या उसकी वर्ब है। ओके। इन द मार्केट ये क्या है? ये फ्रेज है। अब मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे कि आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज तो आपने भेजा ही होगा किसी को, अगर आपको फ्रेज नहीं समझ में आया तो अब आ जाएगा, पक्का बता रहा हूं। जैसे आपने कभी ना किसी को टेक्स्ट किया होगा, मैसेज भेजा होगा, तो मैसेज में मान लीजिए मैंने और आपसे, आपका हमारा बातचीत हो रहा है, मैंने लिखा कि कल जो है क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, कल क्लास स्टार्ट होगी। तो फिर आपने उधर से रिप्लाई किया, कब? मैंने लिखा इन द मॉर्निंग एट 5 AM, एट 8 AM, चलो 5 बजे कौन शुरू करता है? इन द मॉर्निंग एट 8 AM, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ ये आपने लिखा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग एट 8 AM। अब इस
फ्रेज को, देखिए ये फ्रेज है ना बच्चे, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, बाकी बातचीत मैं और तुम तो समझ लोगे, मैं और आप समझ लोगे, लेकिन इस इन द मॉर्निंग एट 8 AM इतना टेक्स्ट आप किसी थर्ड पर्सन को भेज दो, उसको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पूरी बात तो उसने समझा नहीं है। भैया इन द मॉर्निंग एट AM क्या है? किसी की शादी है कि बारात जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता चलेगा ना। तो इसीलिए तो हमने आपको बताया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये, लेकिन डजंट हैव अ कंप्लीट सेंस। इसमें कंप्लीट सेंस है नहीं, है ना? पूरी बात समझ में आएगी उसको? नहीं आएगी। डजंट हैव फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब दिख रहा है इसमें कहीं? नहीं दिख रहा है ना। तो ये एक फ्रेज है, समझ में आया? ये ब्लू कलर, ये जो जितने येलो कलर में दिख रहे हैं, सब सब क्या है? फ्रेज है। ओके, तो फ्रेज में फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है। डजंट हैव अ कंप्लीट सेंस, इसमें पूरा आपको ज्ञान नहीं मिलता है, पूरी जानकारी नहीं मिलता, पूरा सेंस नहीं मिलता। डजंट हैव अ फाइनाइट वर्ब, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। फिर से याद रख लीजिए, पॉइंट ये है, अ फ्रेज हैज नो सब्जेक्ट एंड नो प्रेडिकेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, अब हम फ्रेजेस की बात कर रहे हैं ना, तो फ्रेजेस को देख लेते हैं कि कितने तरह के होते हैं, तब आगे बढ़ते हैं क्लॉजेस पे। क्लॉजेस भी समझाएंगे, बिल्कुल परेशान ना होइए। काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, फ्रेजेस कितने प्रकार के होते हैं? देख दोस्तों, ये पहली क्लास होती है। अगर आपको फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, कंडीशनल्स नहीं पता, ग्रामर पे आपकी पकड़ कभी नहीं बन सकती भाई, है ना? कुछ टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ना, टेंसेस, ठीक है, सेंटेंसेस, क्लॉजेस, कंडीशनल्स, मोडाल्स, पैसिव वॉइस, इतने मेरे बच्चे, इतने तैयार कर लो, कोई भी एग्जाम आप निकाल दोगे, कोई भी एग्जाम, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इस पे पकड़ बनाइए। तो जो काइंड्स ऑफ फ्रेजेस है, ये जो फ्रेजेस है ना, ये काम किसका करते हैं? तो ये काम किसका करते हैं? ये कितने तरह के होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं मेरे बच्चे। पहला है नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, एंड थर्ड एडवर्ब फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है, अगर वो प्रीपोजिशन का काम करता है तो फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। ओके, चलिए 3 देखते हैं। अभी हमने यहां पर 3 लिया है, तो 3 ही देखिए। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या कहलाता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि हम लोग बताए थे ना, फ्रेज क्या है? वही फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट ना हो, वर्ब ना हो, वही। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ नाउन, जो किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। शब्दों का समूह जो कि काम करे किसका? नाउन का, वो भैया है नाउन फ्रेज। और शब्दों का समूह जो काम करे एडजेक्टिव का, वो है एडजेक्टिव फ्रेज। और शब्दों का समूह जो काम करे किसी एडवर्ब का, वो है एडवर्ब फ्रेज। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। अगर नाउन फ्रेज नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव फ्रेज एडवर्ब का काम, एडजेक्टिव का काम करता है, और एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब का, प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रीपोजिशन का। अगर कई सारे वर्ब्स जो है मिल जाए तो वर्बल फ्रेज, कुछ भी हो सकता है। कई जो फ्रेज का मतलब होगा वो क्या होगा? वो पूरा ग्रुप मिलकर के किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एग्जांपल्स देख लेते हैं। राइडिंग अ हॉर्स इज नॉट इजी, घुड़सवारी करना आसान थोड़ी होता है। राइडिंग अ हॉर्स इज नॉट इजी। अब यहां पर देखिए, ये सब्जेक्ट पूरा है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है ना? तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही फ्रेज है। राइडिंग अ हॉर्स, अगर सिर्फ होता हॉर्स इज नॉट इजी, तो भैया ये तो आप जान जाते कि ये नाउन है। होता है ना, जो सब्जेक्ट की जगह पर आता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर ये होता सिर्फ हॉर्स इज नॉट इजी, तब तो ये जान जाते कि नाउन है। लेकिन अगर इसमें 2 वर्ड और लग गए ना, राइडिंग अ हॉर्स, तो फिर ये क्लॉज बन गया ना, क्लॉज बन गया, सॉरी ये बन गया फ्रेज, फ्रेज बन गया, क्योंकि इसमें 1 2 3 वर्ड्स आ गए।
लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है ना? तो ये क्या हो गया? ये नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर आया है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन काम किसका कर रहा है? नाउन का। दूसरा एग्जाम्पल, द जज वॉज अ मैन ऑफ जनरस नेचर। द जज वॉज अ मैन ऑफ जनरस नेचर। उदारवादी प्रकृति का, उदारवादी प्रकृति का व्यक्ति था जो जज था। ठीक है, तो द जज, अगर मैं द जज को बोलूं ना तो ये नाउन क्लॉज है मेरे बच्चे, क्योंकि जज नाउन है और द लग गया, दो वर्ड हो गए, तो ये नाउन क्लॉज हो गए। इसको मैं नहीं देख रहा हूं, अंडरलाइन हमने किया है अ जनरस नेचर। ये देखो, इस जज के बारे में डिस्क्राइब यही तो कर रहा है। अ जज वॉज अ मैन, ऐसा व्यक्ति था, किसका? मैन ऑफ जनरस नेचर। उस व्यक्ति को डिस्क्राइब कर रहा है ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। व्यक्ति कैसा? अगर ये लिख देते बच्चे, देखो ध्यान से, जनरस नेचर मैन, जनरस नेचर मैन, जनरस नेचर मैन। ध्यान से समझिए, ये मैन है भैया क्या? नाउन। ये है एडजेक्टिव, ये भी है एडजेक्टिव। समझ में आया? तो तीनों जो, अब यहां पर ये, अब देखो इसको कैसे हमने बनाया, एडजेक्टिव फ्रेज। अब अ मैन ऑफ जनरस नेचर, ये बन गया है फ्रेज। समझ में आया? अगर सिर्फ मैन होता, चलो इसको इरेज कर दें, सिर्फ मैन होता तो सिर्फ हो जाता क्या? सिर्फ होता नाउन। लेकिन अब इसके कॉम्बिनेशन में नेचर भी जोड़ दो, जनरस भी जोड़ दो, जैसे कि यहां ऑफ जनरस नेचर, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स शामिल हो गए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसके लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये क्या काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का, विशेषता बताने का। तो फिर ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। आगे बढ़िए, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? ऐसा ग्रुप वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड जो काम करे किसका? एडवर्ब का, वो एडवर्ब फ्रेज है। जैसे शी आंसर्ड इन अ रूड मैनर, उसने रूड मैनर में जवाब दिया। कैसे जवाब दिया भाई? रूड मैनर में। रूडली अगर बोल देते तो एडवर्ब हो जाता, मैं इन अ रूड मैनर काट के सिर्फ रूडली लिख देता, ठीक है, तो ये एडवर्ब हो जाता। लेकिन इन अ रूड मैनर ऐसा लिखा है, 1 2 3 4 वर्ड्स है ना, तो ये क्या है? ये है एडवर्ब फ्रेज। गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़ना चाहिए शायद। अब हमने समझ लिया कि फ्रेज क्या होता है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता और उसमें वर्ब नहीं होती। ओके, कंप्लीट सेंस नहीं होता, फाइनाइट वर्ब नहीं होता। लेकिन जो क्लॉज होता है ना मेरे भाई, उसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है, उसमें फाइनाइट वर्ब होता है। यानी कि एक जो क्लॉज होता है वो अपने आप में एक सेंटेंस है। तो अब आप बात सोचेंगे कि फिर सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या रह गया? जब एक सेंटेंस ही है क्लॉज, तो सेंटेंस है, तो फिर क्लॉज क्या है? इस चीज को हमको समझना है, बिना समझे काम चलेगा नहीं, है ना? देखो, पहले तो क्लॉजेस क्या होते हैं हम उसको समझते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे कि सेंटेंस और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है। राइट? अ क्लॉज इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का ऐसा समूह है ना क्लॉज, विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो किसको फॉर्म करता है? सेंटेंस के पार्ट को, सेंटेंस नहीं, सेंटेंस के पार्ट को फॉर्म करता है। एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, इसका खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का प्रेडिकेट होता है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है। ओके, फिर से एक नजर डाल लेते हैं भाई। A clause is such a group of words which forms a part of sentence and has a subject and a predicate of its own. Okay, एग्जाम्पल देखिए, she was sleeping, वह सो रही थी।
अपने आप में पूरी बात, पूरा सेंस बन रहा है ना, वो सो रही थी, ये सेंटेंस है एक हिसाब से देखिए। लेकिन यहां पर बात पूरी हुई नहीं है। When I entered her room, जब मैंने उसके कमरे में एंटर किया। ओके, बात समझ में आई? जब मैं उसके कमरे में एंटर किया वो सो रही थी। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो when लगा हुआ है यहां से यहां तक ये कहलाएगा मेरे भाई, ये कहलाएगा एक क्लॉज और ये कहलाएगा एक क्लॉज। अब एक सेंटेंस दो क्लॉजेज में डिवाइड हो गए हैं, दो क्लॉजेज में बट गए हैं। ये जो व्हेन है यही हमारा सेंटेंस को बांट देता है क्लॉजेज में। ये जो सेंटेंस के बाद में ये जो बीच में आ रहा है व्हेन, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, यहीं से दूसरा क्लॉज शुरू हो रहा है। अब देखो शी सब्जेक्ट है, वॉज स्लीपिंग ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है ना यहां पे। यहां पर देखिए आई एंटर्ड, सब्जेक्ट और वर्ब, यहां पर भी फाइनाइट वर्ब है, यानी कि जो क्लॉजेस होते हैं क्लॉजेस में भी सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं, लेकिन ये एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है। चलो दूसरा देख लेते हैं। द मैन हु इज सिटिंग इन द रूम इज माई अंकल। थोड़ा सा इसको चेंज किया गया है, देखो कैसे। यहां पर क्लॉज क्या है? द मैन हु इज सिटिंग इन द रूम, हु इज सिटिंग इन द रूम। यहां पर देखो हु इज सिटिंग इन द रूम, द मैन हु इज सिटिंग इन द रूम इज माई अंकल। इस सेंटेंस को आपको बताना है कि इसमें फ्रेज है कि क्लॉज है, किस दोनों नहीं है, या फिर एक अपने आप में सेंटेंस है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, कितने टाइप के होते हैं तो देखेंगे। इसमें हम थ्री टाइप्स के हमारे हैं क्लॉजेस। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा है सब ऑर्डिनेट क्लॉज एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। बच्चे बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं समझने के लिए, तो फिर अभी आपको ये देखिए सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, क्लॉजेस से ही सारी चीजें जुड़ी हुई है बच्चे। इसमें कंडीशनल्स भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको क्लॉजेस बढ़िया से समझ में आ गए ना, तो सारे कंडीशनल्स बिल्कुल चुटकी बजाते ही समझ में आ जाएंगे। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, पूरा देखो। ओके, ऐसे वीडियोस बेटा बहुत कम मिलते, तो एक ही वीडियोस में आपको कंप्लीट मिल जाएगा कि क्लॉजेस में कंडीशनल्स का कितना रोल होता है, कितना जो है इंपॉर्टेंट है क्लॉजेस। अगर क्लॉजेस नहीं आता कंडीशनल नहीं आएगा। अगर आपको क्लॉजेस नहीं आता तो फिर आप जो है बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं भैया, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस में डिफरेंट क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनका यूज कैसे होता है, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। तो कंडीशनल, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इनको जानने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। तो पहले अब हम कंप्लीट कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को। बिल्कुल प्रिंसिपल क्लॉज की बात कर रहे हैं ना, तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं? कैन मेक इट्स कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, डजंट डिपेंड अपॉन एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। खूब ध्यान से समझना भाई, थोड़ी सी चूक और आपकी समझ बिल्कुल आएगा नहीं, बता दे रहा हूं, क्योंकि ये समझने वाली चीज है। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता मैथमेटिक्स की तरह कि ये फॉर्मूला लगा दो आ जाएगा। ग्रामर समझने वाली चीज है। अगर इस पे आपकी पकड़ अच्छी नहीं है फिर आप जो है भैया परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आप एमसीक्यूज ढूंढेंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप पीवाईक्यूज में अटके रहेंगे, उलझे रहेंगे, क्वेश्चन में परेशान होंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, आपको स्किप नहीं करना है, पूरी चीजें समझना है भाई। आप वो भी नहीं देख पाते, सेव कर लो इसको। चलो, ज्यादा बातें करना नहीं है, हमको काम करना है।
ठीक है, आई लॉस्ट द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है छोटा दिख रहा होगा आपको। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। ये दो एग्जाम्पल्स दिया है, इसमें आपको देखना है कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज मैंने आपको यहां पर डिफाइन किया है। कैन मेक इट्स कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, इसका खुद का कंप्लीट मीनिंग होता है। ठीक है, खुद का अर्थ होता है, किसी पे निर्भर नहीं होता। डजंट डिपेंड अपॉन एनी अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का जो दूसरा होता है, दूसरा हिस्सा होता है, दूसरा पार्ट होता है, उस पर डिपेंड नहीं होता है। होता है डिपेंड? नहीं होता। जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो डिपेंड नहीं होता भैया, तभी तो नाम इसका है प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य। ये मेन क्लॉज है, इसको मेन क्लॉज ही बोल सकते हो। तो यहां पर देखिए, आई लॉस्ट द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, मैंने वो बुक खो दी जिसको मैंने कल खरीदा था। तो पहली चीज देखेंगे कि आई लॉस्ट द बुक, मैंने वो वाली बुक खो दी है। ठीक है, ये सेंटेंस अपने आप में, ये जो सेंटेंस है पूरा, और इसमें ये जो क्लॉज है आई लॉस्ट द बुक, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये इस पर निर्भर नहीं है। अगर मैं इसको काट दूं, सिर्फ इतना मैं बोलूं विच आई बॉट यस्टरडे, जिस किताब को मैंने कल खरीदा, तो भैया कैसे जानोगे क्या मैटर है? जिस किताब को मैंने कल खरीदा वो क्या है? ठीक है, तो उसके लिए ये लिखना आवश्यक है, आई लॉस्ट द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, जिस किताब को मैंने कल खरीदा वो तो मैंने गुमा दी है, उसको मैंने खो दिया है। समझ में आया? तो आई लॉस्ट द बुक इस पे डिपेंड नहीं है, विच आई बॉट यस्टरडे ये डिपेंड इस पे है। तो आई लॉस्ट द बुक ये क्या होगा? ये होगा प्रिंसिपल क्लॉज। समझ में आ रहा है? दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, यही वो जगह है जहां मैंने जन्म लिया, जहां मैं पैदा हुआ। ओके, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। अगर मैं बोलूं यही वो जगह है तब आप समझ जाएंगे हाँ भैया बात है कोई। लेकिन मैं बोलूं वेयर आई वॉज, जहां मैंने जन्म लिया, तो बात समझ में आएगी? कहां लिया? नहीं आएगी ना। तो इसके लिए वेयर आई वॉज बॉर्न ये है बेटा, क्या है? ये डिपेंडेंट है, और दिस इज द प्लेस ये इंडिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंट होता है वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज। आगे बढ़े, अब आते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रिंसिपल क्लॉज टू मेक अ कंप्लीट, पूरा बताने के लिए, सेंस को कंप्लीट करने के लिए ये डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्लॉज पे। यानी कि ये वाला जो भाग है यही है सबऑर्डिनेट क्लॉज मेरे बच्चे। ये विच आई बॉट यस्टरडे यही है सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई लॉस्ट द बुक यही है प्रिंसिपल क्लॉज। देखो ये डिपेंड होता है ना, यहां पर हमने बताया ये डिपेंड है, डिपेंड है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आगे देखेंगे, द सेंटेंसेस कंटेनिंग अ सबऑर्डिनेट क्लॉज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। बहुत बढ़िया पॉइंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रामबाण है, रामबाण। ओके, पैनासिया रामबाण है ना। रामबाण क्या होता है? वो राम वाला बाण नहीं जिसको मार दिए थे तो वो समुद्र सूख गया था। रामबाण का मतलब होता है ऐसी दवा जो सारी बीमारी में काम आए। तो ये इसको देखो, ये बहुत सी बीमारी में काम आएगा, HIV में भी आएगा। द सेंटेंसेस कंटेनिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाना है, कैसे आप जज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसी से करेंगे जिसमें बच्चे मेरे सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस पे होता है? उसमें डिपेंड होता है किस पे? प्रिंसिपल क्लॉज पे। ओके, आगे बढ़िए। अच्छा, अब यहां पर मैं एक चीज और आपको बता दूं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होता है। एक चीज और बढ़ा लो भैया अपने रामबाण में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है अभी मिलेगा आगे, है ना। जैसे ही उसको आप पकड़ोगे सारी चीजें बिल्कुल आ जाएंगी सामने। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज ये क्या है मेरे भाई? बोथ सेंटेंसेस आर मेन क्लॉज। ये लो अलग ही मैटर लेके खड़ा हो गया है। इसमें
एक दूसरे पे निर्भर है। पहला वाला फ्री है, दूसरा वाला पहले पे डिपेंड है। और इसमें क्या है, इसमें दोनों के दोनों फ्री हैं, दोनों आजाद हैं भाई। बोथ सेंटेंसेस आर मेन क्लॉज, दोनों ही मेन है, ये लो, यानी कि दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हैं, कोई किसी पे डिपेंड ही नहीं है। अब लो, दे आर ज्वाइंड बाई सम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यही चीज है जो आपको ग्रेड बनाएगी मेरे भाई। पहला क्या कि जहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जो जहां पर सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जहां पर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हैं, वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा। जहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जहां पर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हैं, वो सेंटेंस जो है वो क्या होगा, वो होगा कंपाउंड सेंटेंसेस। आगे सारा कुछ भी मिलेगा, परेशान मत होइए। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस, यहां पर ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, अब एग्जांपल शायद छूट रहा है इसका, तो यहीं पर मैंने बता दिया है कि ये है प्रिंसिपल क्लॉज और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहां पर देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, यू आर हैप्पी बट आई एम अनहैप्पी, तुम भैया हो खुश और मैं हूं दुखी। ठीक है, तो क्या बात है, ऐसी बात दुखी वाली बात क्या है भाई, कोई परेशानी है तो बताओ। यू आर हैप्पी बट आई एम अनहैप्पी, देखो इधर, अगर मैं इसको काट दूं और सिर्फ इतना बोलूं आई एम अनहैप्पी, बात पूरी समझ में आई होगी। अनहैप्पी है भाई तो है, बात तो आपको आ गई होगी। अब मैं इसको अगर काट दूं, लिख दूं यू आर हैप्पी, तो भी मामला पूरा सेट है। तो भैया यू आर हैप्पी, तुम हो हैप्पी, और आई एम अनहैप्पी, मैं हूं अनहैप्पी। ठीक है, मामला कुछ भी हो सकता है। कम हेयर और गो, या तो आओ या फिर जाओ। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं आओ तो बात पूरी है, बोल दूं जाओ बात पूरी है। पूरी बात समझ में आ रही नहीं, अपने आप में बेटा एक सेंटेंस है। अगर सिर्फ मैं आपको लिख दूं गो, ठीक है, तो ये जो गो है ना, ये गो एक वर्ड नहीं है, सिर्फ ये एक क्लॉज नहीं है, ये एक फ्रेज नहीं है, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, इसमें पूरा सेंस बना है। ओके, ये पूरा सेंस बना है। ओके, इससे पूरी बात हमको समझ में आ रही है कि जाने के लिए वो आदेश दे रहा है, जाने का क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, अभी हमने आपको बताया ना कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ना है भाई, सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ोगे और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं आएगा भाई। कंजंक्शंस का काम ही है सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए, कंप्लीटली सेंटेंस समझने के लिए कंजंक्शन समझना जरूरी है ना। और बाद में आप बोलोगे कि ऐसा बोलते हो, ऐसा बोलते हो, ओझा की तरह स्पीच देते हो। अरे भैया ओझा जी भी तुम्हारे गुरु हैं, प्रणाम है उनको, है ना, महान गुरु हैं ओझा जी। तो इतने बड़े आदमी से काहे कंपैरिजन कर रहे हो भाई। और हैं वैसे हमारे बगल के ही, है ना, हमारे जिले के बगल के ही है, तो थोड़ा बहुत असर भाषा का आ जाता है, डोंट माइंड। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, कितने होते हैं पहले देख लो, टाइम, प्लेस, रीजन। ओके, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अच्छा बाद में देखेंगे, तीन ही देख लेते हैं अभी, टाइम, प्लेस और रीजन। ठीक है, ये कंजंक्शंस क्या बताता है बेटा, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, रीजन के बारे में। देखो ये वर्ड्स, ये कीवर्ड्स याद रख लो, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, सिंस, टिल, अंटिल, एटसेट्रा, ये टाइम ही तो बता रहे हैं ना। अब ये देखो, यू मस्ट लीव बिफोर ही कम्स, खूब ध्यान से समझना, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं और सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज हैं, है ना, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। फिर से देखो, रटो एक बार मेरे साथ, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हैं और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तीन तीन चीजें एक साथ समझा रहा हूं भाई, कंफ्यूज बहुत लोग करते हैं, है ना, और आज आपकी कंफ्यूजन छूमंतर।
हालांकि प्रेमानंद जी बोलते हैं कि छू मंतर पे विश्वास ना करो, डॉक्टर वैद्य के पास जाओ, वो दवाई देगा, छू में विश्वास ना करो। आज लेकिन छू बोल दे रहे, तुम्हारा जितनी प्रॉब्लम हो खत्म। यू मस्ट लीव बिफोर ही कम्स, ठीक है, यू मस्ट लीव, तुमको जाना ही होगा, तुमको अवश्य जाना है, बिफोर ही कम्स, उसके आने के पहले, ठीक है। अब ये देखो, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, मेन क्लॉज है, ये इस पे डिपेंड है, बिफोर ही कम्स, ओके। और ये जो बिफोर लग गया है ना दोस्त, ये बता रहा है टाइम को, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ना। वेट टिल आई रिटर्न, जब तक मैं ना आऊं तब तक इंतजार करो। ये जो टिल अनटिल लगा है, ये भी टाइम को बता रहा है ना। तो इंतजार करो ये है इंडिपेंडेंट, और टिल आई रिटर्न ये है इंडिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट। तो जब तक इंतजार करो, जब तक मैं आ नहीं जाता हूं, ओके। तो जब तक मैं आ नहीं जाता हूं, ये है कौन सा, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और क्योंकि इसमें लगा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और ये दोनों सेंटेंस क्या है मेरे भाई, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। तो तीन तीन चीजें साथ में आपकी क्लियर हो रही है। दूसरा, प्लेस, वेयर, वेयर एवर, यू मस्ट गो वेयर एवर यू लाइक, तुम वहां पर जा सकते हो जहां तुमको जाना पसंद हो, ठीक है। तो यू मे गो नाउ, मेन क्लॉज, वेयर एवर यू लाइक, जहां तुमको जाना पसंद हो, ये क्या है, ये है डिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जहां पर आ जाएगा, ऐसा सेंटेंस क्या होगा, वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे बढ़िए, दिस इज द प्लेस, आगे लिखा ही नहीं है, चलो लिख देते हैं, वेयर आई स्टडीड, जहां पर मैं पढ़ता था, यही वो जगह है जहां पर मैं पढ़ता था, ठीक है। तो वेयर आई स्टडीड, ये है भैया क्या, ये है सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये है मेन क्लॉज, और दोनों मिला के सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज एक सेंटेंस है। किस टाइप का सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मजा तो आ ही रहा होगा, समझ में आ ही रहा होगा, ना आएगा बताना भाई मुझे फिर से कमेंट करके, अगर ना आए समझ में तो। दूसरा देखो, रीजन वाला देख लेते हैं, बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, दैट, एक्सेट्रास, ये जहां पर लगा रहेगा वो रीजन बताता है। जैसे लिखा एग्जाम्पल, शी फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड, वो इसलिए फेल हो गई क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की। सिर्फ इतनी बात, शी फेल्ड, वो फेल हो गई क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की। तो ये हो गया हमारा भैया क्या, ये हो गया डिपेंडेंट, और शी फेल्ड ये हो गया इंडिपेंडेंट। दोनों क्लॉजेस मिला के एक सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आएगा कौन सा, पर्पस। ये सबऑर्डिनेटिंग में हम भी चल रहे हैं भाई, ये सारे तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही हैं। यहां पर देखो पर्पस, कंपैरिजन, कंट्रास्ट और कंडीशन। ये जो पर्पस है, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट, एक एक यूज पढ़ो, सारे इंपॉर्टेंट है। कॉमन एरर्स इससे बनते हैं भाई, कॉमन एरर्स बनते हैं, बार बार आपको बता रहा हूं, बार बार इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट। वो केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, ये लेस्ट वाला बड़ा प्रॉब्लम करता है, लेस्ट के साथ में शुड लगता है, याद रखना, शुड नहीं लगा है सेंटेंस गलत है, कॉमन एरर है, ठीक है। रूल याद कर लो भाई, वो केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, धीरे से चलो, सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वो केयरफुली, सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। फेल हो जाओ, यहां पर फॉल होता तो फिर ज्यादा अच्छा होता, चलो फेल हो जाओ, यही रहने दो। तो लिस्ट के साथ में क्या लगता है मेरे दोस्त, शुड लगता है, याद रखना, क्या लगता है, शुड लगता है। नहीं लगाते तो गलत लगाएंगे, कहीं पर कुछ और लग जाएगा, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज गलत हो जाता है, ओके। आई हायर्ड अ टैक्सी सो दैट आई शुड रीच द स्टेशन इन टाइम। सो दैट मींस होता है ताकि, क्या होता है,
ताकि। और लेस्ट का मतलब क्या होता है? लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। और सो दैट का मतलब ताकि। तो आई हायर्ड अ टैक्सी, मैंने एक टैक्सी हायर की, सो दैट ताकि, आई शुड रीच द स्टेशन इन टाइम, ताकि मैं स्टेशन टाइम पे पहुंच जाऊं। तो यहां पर देखिए आई हायर्ड अ टैक्सी, ये क्या है भाई? प्रिंसिपल क्लॉज। सो दैट आई शुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों क्लॉजेस मिला के एक सेंटेंस। किस टाइप का सेंटेंस? बोलो भाई, फिर से बोलो। यस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। साथ साथ ये भी चल रहा है, कंपैरिजन, कंपैरिजन, than, as, so as, not so as, एटसेट्रा। ये जहां पर आपको मिला है समझो कि कंपैरिजन हो। कंपैरिजन कैसे? शी इज प्रिटियर देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत है, अपनी बहन से ज्यादा सुंदर है। शी इज प्रिटियर देन हर सिस्टर, ये जो दैन है ना, ठीक है, ये दैन बता रहा है कि यहां पर कंपैरिजन है। एक चीज अभी आपको बढ़िया बताता हूं स्पेशल, ध्यान से देखिए। शी इज, ये सब्जेक्ट है ना मेरे भाई, और ये इज क्या है? ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। मैंने आपको बताया कि क्लॉज में क्या होता है? क्लॉज में होता है क्या? क्लॉज में होता है सब्जेक्ट वर्ब। ओके, होता है ना, यही तो बताया था। अब आगे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। शी इज प्रिटियर देन, अब आगे देखो, हर सिस्टर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, लेकिन इसका फाइनाइट वर्ब कहां है? इसका वर्ब कहां है नहीं। शी इज प्रिटियर देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से ज्यादा सुंदर है। तो इसमें देखो, बाकी सब में तो आपको मिला होगा कि जैसे देखो, आई हैड अ टैक्सी, सब्जेक्ट है और यहां पर वर्ब है, सब्जेक्ट है यहां पर वर्ब है। यहां पर देखो वॉक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें यू जो है वो छिपा हुआ होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब। यहां पर देखो सब्जेक्ट वर्ब, इसमें भैया कहां है? सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं है, कहां गया? तो ये कहीं गया ही नहीं है, यहां पर इज छुपा हुआ होता है, हिडन होता है। शी इज प्रिटियर देन हर सिस्टर इज, वो उतनी सुंदर है जितनी कि उसकी बहन सुंदर है। ठीक है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आगे देखिए कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट क्या करता है? ये विरोधाभास करता है, ये कॉन्ट्रास्ट बताता है। ऑल दो येट इवन इफ हाउ एवर वट एवर एटसेट्रा, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। देखो ध्यान से, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट ऑल्दो ही इज पुअर, वो ऑनेस्ट है यद्यपि वो गरीब है, तो गरीब है, ठीक है, और फिर भी क्या है? वो है ऑनेस्ट। लेकिन अगर यहां पर ऑल्दो की जगह में बट लगा दूं तो फिर वो कुछ दूसरा बन जाएगा, वो कंपाउंड सेंटेंसेस बन जाएंगे। येट अगर लगा दे तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, ऑल्दो लगा देंगे तो फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। याद रखना, वट एवर बी द केस, केस कोई भी हो, वट एवर बी द केस, मामला कैसा भी हो, ही विल रिमेन माई माइंड, ही विल रिमेन माई माइंड। ओके, अब यहां पे देखिए वट एवर पहले आ गया, ये जो क्लॉज है ये पहले आ गया, डिपेंडेंट क्लॉज पहले है क्योंकि यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले है, वट एवर ये पहले है। दूसरा देखेंगे कंडीशन। अब ये जो कंडीशन है ना, यही तो कंडीशनल बनाता है भाई। अनलेस इफ इन केस प्रोवाइडेड दैट सपोजिंग एज इफ, सबका मीनिंग देख लो, सबका मीनिंग समझ भी लो। ठीक है, अनलेस किसका? इफ का नेगेटिव होता है ना। जैसे मैंने बोला इफ यू कम, तो इसका मतलब जब, यदि तुम आते हो, इफ यू कम, जब तुम आते हो। अगर मैं बोल दूं अनलेस यू कम, जब तक तुम नहीं आते हो, तो भैया मेरे इफ का
नेगेटिव है अनलेस, कंफ्यूज मत होना, अनलेस इफ का नेगेटिव, इन केस ये भी कंडीशनल है ना, प्रोवाइडेड दैट मीन्स होता है बशर्ते, क्या होता है, बशर्ते, बशर्ते, ओके ये भी कंडीशनल है, ओके सपोजिंग ये भी कंडीशनल है, एज इफ मीन्स होता है मानो की, क्या होता है, मानो की, ओके चलिए एक एग्जांपल दिया है, आई विल डिसमिस यू इफ यू आर लेट अगेन, अगर तुम दोबारा लेट हुए तो मैं तुमको डिसमिस कर दूंगा, आई विल डिसमिस यू इफ यू आर लेट अगेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। We already know that a complex sentence is made up of one principal clause and one or more subordinate clauses. The principal clause has complete meaning and it expresses the main idea, but the subordinate clauses depend on the principal clause to make complete sense. इतनी बातें आपको मैंने बार बार समझाई, बार बार सिखाई, बार बार बताई। एग्जाम्पल्स देखेंगे, ओके ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का है, माई फ्रेंड हेल्प मी व्हेन आई वाज इन अ ग्रेट ट्रबल, ये जो ब्लैक में दिखा है ना बच्चे, यही सब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। दूसरा, ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड सम मनी, ये क्या है, ये भी ये एक क्लॉज है, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये है प्रिंसिपल क्लॉज रेड वाला। वी बेथ्ड इन रिवर विच वॉज वेरी शैलो, शैलो मीन्स होता है जो गहरा कम हो। आगे बढ़ते हैं भाई, वी रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, हमने आराम किया जब शाम आ गई। ओके अब समझ में आ गया होगा कि इसमें क्लॉजेस कौन से हैं, ये सारे सेंटेंसेस हैं मेरे दोस्त, सारे। माई फ्रेंड्स हेल्प मी व्हेन आई वाज इन अ ग्रेट ट्रबल, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है जो कि दो क्लॉजेस में, दो उपवाक्यों में विभाजित है। पहला प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कैसे पता चलेगा कि यही वाला सबऑर्डिनेट है, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगे हैं मेरे दोस्त, व्हेन, व्हिच, दैट, व्हेन। आप बैक कर लेना और उसमें देख लेना टाइम, प्लेस, ओके ये सब दिया है। There are three kinds of subordinate clauses: noun clause, adjective clause, adverb clause। हमने देख लिया, इसको पढ़ लिया। आगे बढ़िए, फटाफट करते हैं और उसके बाद में हम समझते हैं सारी चीजें, ठीक है। अब जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है ना, वो कितने टाइप के होते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, सोच रहे हैं कि इसको दो पार्ट में बनाते हैं, है ना, नहीं तो बहुत बढ़ता चला जाएगा। अभी बहुत बड़ा है, हमको लग रहा है 2 या 3 पीरियड में कवर किया जाएगा। ओके तो जो नाउन क्लॉज हमने पढ़ा ना, जो नाउन का काम करता है नाउन क्लॉज, ठीक है, जो उसमें फ्रेजेस में भी पढ़ा होगा, तो वैसे ही क्लॉजेस में भी है। आगे आप जो है देख लीजिए कि क्या क्या चीजें अभी हमारी बची रह गई है ना, क्या क्या चीजें हमको कवर करना है। नाउन क्लॉजेस के बाद में एडजेक्टिव क्लॉजेस, फिर एडवर्ब क्लॉजेस, उसके बाद में फिर आपको देखो एडवर्ब्स भी हमने आपको बता दिया है। फिर आगे आता है आपका कंडीशनल्स, कंडीशनल्स के बाद में टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, और कंडीशनल्स फिर आपको ये टेबल के बाद ही समझ में आएगा। उसके बाद में फिर है जीरो टाइप, ठीक है, फिर है पॉसिबल और ओपन कंडीशन, ये फर्स्ट टाइप का कंडीशनल है। फिर कौन सा है, टाइप 2 इम्प्रोबेबल कंडीशन, फिर है थर्ड टाइप इम्पॉसिबल कंडीशन, फिर है फोर्थ टाइप कंडीशनल विदाउट इफ, कभी कभी इफ नहीं लगता है ना। फिर हम पहुंचेंगे कहीं जाके सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, फिर होगा एमसीक्यूज, फिर होगा हमारा आपका मुकाबला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।